चलिए नाउ वी कैन स्टार्ट. जस्ट टेल मी, एक क्वेश्चन मैंने होमवर्क दिया था आपको करने के लिए. हैव यू ट्राइड दैट? ऋषभ बुक है आपके पास? आप इधर आ जाओ, कम है, बुक दो इनको. जब तक होगा गिव इट टू देम यार, देयर फ्रेंड्स. मैंने भी नहीं है, ठीक है. सब अपना बुक है आपके पास? एक बुक दे दीजिए इनको. सो फील फ्री. और प्लीज मेरी क्लास में ना आई प्रेफर द कम्युनिकेशन. मज़ा तब आता है वंस वी जस्ट सी हियर इट लाइक अ मूवी. मज़ा नहीं आएगा वो आर्ट मूवी की तरह. बोलेंगे अच्छा रहेगा. वी आर डूइंग अकाउंट्स एंड वी आर डूइंग फाइन अकाउंट्स, ठीक है. पेज नंबर वी आर डिस्कसिंग पेज 14. पेज 14 क्वेश्चन नंबर 6. गॉट इट? चलिए पहले मुझे बताइए, क्वेश्चन ट्राई किया आप लोगों ने? कितने लोगों ने ट्राई किया? एक बस, दो. वेरी गुड. 7th ट्राई किया है. 7th तो मैंने दिया नहीं था, 6 दिया था. 6 और 9. कौन सा ट्राई किया? 6 किया. चलिए क्विकली 6 डिस्कस करके विल डिस्कस अ स्मॉल टॉपिक टुडे. टैक्सेशन वाला है जो इजीली हमारा आज फिनिश हो सकता है, ठीक है. वो आपके समझ भी आएगा, नया टॉपिक होगा. I'll just quickly wind up in 15 minutes question number 6 and then I'll take the topic. ठीक है. चलिए question number 6 page 13. चलिए जल्दी से इसके हेडिंग डिस्कस कर लेते हैं. इक्विटी कैपिटल कहाँ लिया आप लोगों ने बताइए? शेयर कैपिटल. कोई डाउट इसके अंदर? इजी. चलिए कॉल्स इन एरियर. कॉल्स इन एरियर बताइए. लेस, ठीक है. शेयर कैपिटल पे से. लैंड फिक्स एसेट, बिल्डिंग फिक्स एसेट. मैं क्विकली इसको लिख देता हूँ जिससे आपको भी याद रहेगा. मैंने एक ट्रिक बताई थी बैलेंस शीट में. आवर फर्स्ट हेडिंग इज इक्विटी एंड लायबिलिटीज, ठीक है. इसमें मैंने एक ट्रिक लिया था. जैसे क्रिकेट प्लेयर हैं जवागल श्रीनाथ, जो अनिल कुंबले के बड़े फेवरेट थे. तो जब ये लोग श्रीलंका जाते थे, लोग कहते थे श्री नाथ चले लंका, चले लंका. तो आपके हेडिंग्स बन जाते हैं. अब लायबिलिटी साइड में अगर सीएल लिखा हुआ है तो व्हाट कैन बी सीएल? करंट लायबिलिटीज. तो एग्जाम क्लिक कर जाएगा आपको, ठीक है. एनसीएल वाज नॉन करंट लायबिलिटी एंड एस वाज शेयर होल्डर फंड्स, ठीक है. लंका में इसके नीचे लिखा था श्री राम. तो एस वाज शेयर कैपिटल, आर वाज रिजर्व सरप्लस, एम वॉज मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट, जो हमें नहीं करना है, ठीक है. हमारे कोर्स में नहीं. नॉन करंट लायबिलिटी में सिखाया था लॉन्ग डॉल. एल इज लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स. डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी मैंने आपको भी दिखाया, गाइडलाइंस हमारे कोर्स से हट गया है. तो ये जनरली चीज़ें हमारे कोर्स में नहीं आती है, ठीक है. हमारे लिए सिर्फ लॉन्ग टर्म बोरिंग का रेलेवेंस है. करंट लायबिलिटी में ट्रिक क्या बताई थी मैंने? शॉर्ट टॉस. एस वॉज शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, T was trade payables, O was other current liabilities and S was short term provisions. ठीक है. पहले इस पे लिख लेते हैं क्विकली. बताइए शेयर कैपिटल कितना अमाउंट है ये? 10 लाख. प्लीज फील फ्री जहां डाउट हो. एरियर्स कितने हैं? 1000. यहां पर मैंने अभी तक नोट्स नहीं कराए हैं बिकॉज अब नई वाली बैलेंस शीट में आपको हर हेडिंग का वर्किंग नोट बनाना होता है, ठीक है. वो मैंने अभी नहीं सिखाया, वो मैं कल की क्लास में सिखाऊंगा बिकॉज में टाइम लगेगा, ठीक है. देन वी हैव, मैंने ये ट्रिक बताया था. हाँ जी सर, वो बच्चों को जिनकी रजिस्ट्रेशन करवाया था बुक्स थे, ठीक है. व्हाट आई वाज सेइंग कि मैंने ट्रिक ये बताया था, ये ट्रायल बैलेंस दिया है. तो ये क्वेश्चन जब आएगा तो ट्रायल बैलेंस के थ्रू आएगा आपको, ठीक है. जैसे फर्स्ट सेमेस्टर में भी आपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग में भी करा हुआ है ये, जब आप एक टॉपिक था फाइनल अकाउंट्स वाला. क्रेडिट साइड में सारे आइटम या तो लायबिलिटी का होता है या इनकम का या कैपिटल का होता है. तो इसीलिए इसके सारे हेडिंग्स आपको कहाँ से मिलेंगे? क्रेडिट साइड से मिल जाएंगे. तो मैंने क्लास में ये बताया था कि पहले आप लायबिलिटी साइड को कंप्लीट कर लो. एटलीस्ट इट विल सेव योर टाइम, इट विल गिव यू दैट कॉन्फिडेंस कि हाँ यार मेरा एटलीस्ट क्रेडिट साइड कंप्लीट हो चुका है, ठीक है. इक्विटी हो गया, कॉल्स इन एरिया डन. उसके बाद बताइए क्रेडिट साइड पे क्या आ रहा है? जर्नलिज्म. तो लेट्स क्लोज दैट बेटा. GR. उसके बाद लोन फ्रॉम स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन कितना दिया हुआ है? Any loan is assumed to be a long term loan, ठीक है. We can write it here, easy.
चलो, क्योंकि ये चैप्टर में कोई मिर्च मसाला नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ फॉर्मेट है, तो फॉर्मेट को वी हैव टू सी जो लॉ में लिखा हुआ है। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन क्रेडिट साइड पे दिया हुआ है। ये लास्ट क्लास में मैंने बताया था बेटा, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन 1 ईयर में हमें पे करना होता है, इसीलिए इट्स अ पार्ट ऑफ शॉर्ट टर्म प्रोविजन। ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। देखिए, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, अभी मैंने एडजस्टमेंट्स नहीं देखी बेटा, एडजस्टमेंट बाद में देखेंगे इसके हम। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन इज 68, इजी। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट पेज। बताइए नेक्स्ट पेज पे क्या दिया हुआ है? प्रपोज डिविडेंड वो होता है जो कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर करा है, कंपनी पे नेक्स्ट ईयर में करती है, अगेन इट्स अ पार्ट ऑफ शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। ठीक है, 12th में हम इन आइटम्स को याद करते थे कि ये किस हेडिंग में आएगा। प्रपोज डिविडेंड कितना अमाउंट है बेटा? 60। कंफर्टेबल यहाँ तक? नेक्स्ट, P&L अकाउंट इज अ पार्ट ऑफ रिजर्व्स एंड सरप्लस, 1 लाख। देन वी हैव लोन, क्या क्या लिखा हुआ है? अनसिक्योर्ड। सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड इज नेवर द क्राइटेरिया फॉर टाइम पीरियड। इवन अनसिक्योर्ड लोन कैन बी अ लॉन्ग टर्म लोन। अगर आप किसी बैंक से पर्सनल लोन ले रहे हैं तो लॉन्ग टर्म लोन ही होता है, वो अनसिक्योर्ड ही होता है। तो सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कभी टाइम पीरियड डिफाइन मत करिएगा। अगर लोन लिखा हुआ है, जब तक शॉर्ट टर्म नहीं लिखा है, ऑलवेज एज्यूम लॉन्ग टर्म, दैट्स द बेस्ट बेनिफिट। ठीक है, तो हाउ मच इज द लोन? बट आई एम नॉट सेइंग कि इसमें आप शॉर्ट टर्म नहीं मान सकते। अगर शॉर्ट टर्म मान रहे हैं तो आपको नीचे assumption लेके आना होगा इसके अंदर। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्या लिखा है जी? क्रेडिटर्स। नाउ क्रेडिटर्स आर नोन एज ट्रेड पेबल्स। अमाउंट बिकम 2 लाख। हाँ बेटा ऋषभ बोल। प्रीमियम एक्सपेंस का मैंने लास्ट क्लास में नोट लिखवाया था ना? हाँ, अदर करंट एसेट्स में आएगा बेटा, अदर नॉन करंट एसेट्स में। इसमें आऊँगा। मैंने अभी जब एसेट्स की बात ही नहीं करी है, लास्ट क्लास में मैंने आपको ऑप्शन बताया था, तो मैं भी डिस्कस इसलिए नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स नहीं थे, आई कम टू दैट पॉइंट जब आने दीजिए पहले। लायबिलिटी क्लियर हो गया, कंफर्टेबल? ठीक है, अब क्विकली पहले लायबिलिटीज के चेक करिए, एडजस्टमेंट्स क्या क्या है। लेट्स बी रिलैक्स। एडजस्टमेंट देखिए बेटा, लायबिलिटी का एडजस्टमेंट क्या क्या दिया हुआ है? 2000 इक्विटी शेयर्स वर इशूड फॉर। इस टाइप की एडजस्टमेंट एग्जाम में आई भी हुई है और आती भी है। यू हैव जस्ट सीन कि टोटल 8 एडजस्टमेंट आ सकती हैं, उसमें से ये वाला एडजस्टमेंट पॉसिबल है। अब इसका मीनिंग क्या है? रिलायंस के पास अगर 10 लाख शेयर्स है, इट्स नॉट नेसेसरी कि 10 लाख शेयर्स के अगेंस्ट उन्हें कैश मिला होगा। देयर कैन बी अ पॉसिबिलिटी मशीनरी है या बिल्डिंग है, जिसको 12th में हम कहते थे शेयर्स इशूड अगेंस्ट वेंडर्स, राइट? कभी भी जब ये आता है, इसका क्या मीनिंग है? टोटल कंपनी कितने शेयर है? 10 लाख। अगर मैं इन्वेस्टर हूं, मैं रिलायंस में शेयर खरीद रहा हूं, तो 10 लाख आई विल अज्यूम कि 10 लाख का उनके पास कैश होगा। बट टू अ इन्वेस्टर आपको बताना पड़ता है कि सॉरी यू आर रॉन्ग, 10 लाख में से 2 लाख जो हमारे पास है वो अदर देन कैश है। आप कैसे बताओगे? मुकेश अंबानी कैन नॉट कम्युनिकेट टू एवरीवन, तो दे हैव टू शो द बैलेंस शीट। तो एज अ सीए वो बैलेंस शीट पे मेंशन करना होता है, तो इसे हम कहते हैं डिस्क्लोजर। डिस्क्लोजर में आप उसी चीज़ का अलग से डिटेलिंग लिखते हैं। ठीक, इट मीन्स जब आप ऐसा एडजस्टमेंट आता है तो शेयर्स में हम ब्रैकेट में यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा? 2000 शेयर्स आर इशूड अदर देन व्हाट? कैश। ये फर्दर नहीं है बेटा, यही तो गलती करते हैं हम लोग। कुछ स्टूडेंट करते हैं कि सर इसको फर्दर मान लेते हैं। बेटा बहुत सिंपल लॉजिक बताओ, ट्रायल बैलेंस दिया होगा। ट्रायल बैलेंस जितना अकाउंट्स मुझे आता है बनता है जर्नल लेजर ट्रायल के बाद। ट्रायल बेटा ईयर के एंड में बनता है, लेजर के बैलेंस से निकलता है। लेजर कहाँ से आता है? जर्नल से आता है। तो जितने भी शेयर्स इशू हुए होंगे उसका एंट्री तो जर्नल में आ चुका होगा, उसका लेजर भी बन गया होगा, वो ट्रायल में भी कवर हो गया है। तो गारंटीड फर्दर इशू ऑफ शेयर तो पॉसिबल ही नहीं है। 31 मार्च के बाद अगर शेयर इशू होता तो वो तो नेक्स्ट ईयर में आएगा ना बेटा, इसलिए इट कांट बी फर्दर। तो जितनी भी ऐसी चीजें होती हैं बेटा, दीज आर द डिस्क्लोजर आइटम्स। ठीक है, आपको बताना पड़ता है क्या ये प्रॉब्लम है आपके साथ। जैसे किंगफिशर एयरलाइंस की बैलेंस शीट में लिखा जाता है कि हाँ कंपनी लॉसेस में जा रही है, तो वो आपको मेंशन, इससे क्या है, इन्वेस्टर जो है ही विल बी अवेयर कि हाँ यार ये प्रॉब्लम है इसके अंदर, तो मैं इस कंपनी के शेयर्स अभी नहीं खरीदता हूँ, जब प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा तब खरीदेंगे। ये लॉजिक क्लियर हुआ? कंफर्टेबल?
कॉपी कर लीजिए, इतना क्या करना तो पहले वेट कर रहा हूँ। ये एडजस्टमेंट एग्जाम में जनरली आई हुई है, कुछ भी नहीं है, इट्स अ वेरी इजी चैप्टर। अभी कॉलेज आप जा रहे हैं, क्लासेस में बैठ रहे हैं, कभी कभी मथा टेकने जाते हैं, समझ गए समझ गए। बेटा मर्जी है, अभी लिखना है बाद में लिखना है, वो चॉइस आपकी है, मेरी ड्यूटी है बताना कि हाँ ये कर लीजिए। इसके बाद बताइए लाइबिलिटीज का और कौन सा अमाउंट है और कौन सी एडजस्टमेंट है लाइबिलिटीज वाली बेटा। Fourth, can we read that? Balance of 150 on the loan account with State Financial Corporation is inclusive of what? For interest accrued what? Inclusive का मतलब इसके अंदर 7500 का इंटरेस्ट भी इंक्लूडेड है, ठीक है। अब इंटरेस्ट अगर इंक्लूडेड है इन दी न्यू बैलेंस शीट, इंटरेस्ट इज टू बी पेड विद इन 1 ईयर। अगर 1 ईयर में पे कर रहे हैं, इट कांट बी लॉन्ग टर्म, इट इज व्हाट, शॉर्ट टर्म। इसलिए 7500 का जो इंटरेस्ट है इट विल नॉट बी शोन हियर, इट्स अ रॉन्ग पार्ट। क्लियर लिखा इट इज इंक्लूडेड, इसका मतलब यहां से हटाना पड़ेगा आपको। अब मुझे बताइए यहां से हटाएंगे तो इंटरेस्ट शॉर्ट टर्म कहाँ आना चाहिए, शुड बी हियर। अब यहां पर शॉर्ट टर्म बोरिंग तो है नहीं, ये क्रेडिटर्स है नहीं, ये क्या अदर करंट लायबिलिटी, तो रट्टेबाजी नहीं है, आराम से समझो। शॉर्ट टर्म है, शॉर्ट टर्म में 4 तो हेडिंग है। प्रोविजन ये हो नहीं सकता, प्रोविजन होता है एस्टिमेशन, ये तो एस्टिमेशन नहीं है, एक्चुअल है इंटरेस्ट। शॉर्ट टर्म बोरिंग होता है उधार, ये लोन भी नहीं है। ट्रेड पेबल होते हैं क्रेडिटर्स, वो भी नहीं है। तो आपको हिंट मिल जाएगा ये अदर करंट लायबिलिटीज है, ठीक है। एंड डोंट गेट वरीड, ये स्लोली एंड ग्रेजुअली आइटम्स आपको याद हो जाएंगे। अदर करंट लायबिलिटीज में कितना अमाउंट है बेटा यहाँ पर बताइए, 75, और यहाँ आप लिख देंगे इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू। कंफर्टेबल है यहाँ तक? एग्जाम में सिर्फ ये फर्क होगा, ये सारी चीजें आप लिखेंगे नोट्स में, ठीक है। और मैंने ये भी बताया था क्लास के अंदर कि इस क्वेश्चन को आप, ठीक है, इस क्वेश्चन को लास्ट में अटेम्प्ट करना। आज वो 2 लड़के आए नहीं है, वो दीज 2 स्टूडेंट्स आर दी स्टूडेंट फॉर गिविंग दी बैक। अभी तक इनका कॉर्पोरेट अकाउंट क्लियर नहीं है। सिर्फ गलती ये थी, उन्होंने ये बताया कि सर लास्ट में जब हमने पेपर दिया तो वी स्टार्टेड विद दिस, और हमने ये अगर क्वेश्चन स्टार्ट किया 1 आवर 30 मिनट्स में, वी कुड नॉट कंप्लीट दिस। अगर आप 1.5 घंटे में एक क्वेश्चन पे लगा रहे हैं तो लॉजिकली पैनिक आ जाएगा। तो इसलिए प्लीज इसको लास्ट पे करना। उसका लॉजिक ये है, लास्ट में यू कैन मैनेज द टाइम। अगर टाइम कम है, फॉरगेट अबाउट नोट्स, डायरेक्टली पुट द अमाउंट है। एग्जामिनर 2 नंबर से ज्यादा नहीं काटता, लेकिन अगर आपने क्वेश्चन इनकम्प्लीट छोड़ दिया तो लॉजिकली दे विल नॉट गिव द मार्क्स, ठीक है। तो इसलिए इसको हमेशा लास्ट में करना एग्जाम के अंदर, स्टार्टिंग में कभी मत करिए। कंफर्टेबल? इसके अलावा कुछ और भी लिखा है, देखो क्या लिखा हुआ, लोन इज secured by hypothecation of plant and machinery. Hypothecation is like a mortgage, ठीक है। अब अगर secured है तो आपको स्पेसिफाई करना चाहिए, अदरवाइज इन्वेस्टर को कैसे पता लगेगा। इफ आई एम इन्वेस्टिंग इन सम कंपनी तो लॉजिकली आई विल बी मोर सिक्योर्ड अगर लोन उनका सिक्योर्ड है, क्योंकि अगर सिक्योर्ड है तो गारंटी लोन की रिकवरी आसान है। इसलिए आपको अगेन डिस्क्लोजर है, सिर्फ यहाँ मेंशन कर दीजिए, लोन इज व्हाट, सिक्योर्ड अगेंस्ट प्लांट एंड मशीन। तो लायबिलिटीज के हमने 3 चीजें देखी, एक ऊपर देखा कंसिडरेशन वाला, एक इंटरेस्ट का पॉइंट देखा और एक सिक्योरिटी। तीनों ही सिर्फ डिस्क्लोजर थे। कंप्लीट कर लीजिए, मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूँ, इतना अगर लिखना है एक बार लिख लीजिए।
कंफर्टेबल? देख लीजिए, वेट करो। कैन बी मूव टू एसेट साइड? ओके बेटा, पीयूष डन। हो गया अपन पे, चल आज यहाँ कॉपी कर लो, वो बेनिफिट है जितना हो जाए। चलिए, नाउ कम टू एसेट साइड। क्विकली आई जस्ट सम अप द ट्रिक फॉर यू व्हाट वी डिड। एसेट्स में देयर टू टाइप्स ऑफ एसेट, नॉन करंट एंड करंट। अंडर नॉन करंट वी हैड अ ट्रिक, क्या सिखाया था? फंड लो, FNDLO, ठीक है, फंड लो। बिकॉज आप ध्यान रखिएगा, बिकॉज फॉर्मेट है तो आप इसको ऊपर नीचे नहीं कर सकते, फंस जाओगे नहीं तो, ठीक है। F वॉज फिक्स एसेट, N वॉज नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, D हमें करना नहीं है, ठीक है। L इज लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस एंड O इज अदर नॉन करंट एसेट्स, ठीक है। इस बेटा F के नीचे 4 हेडिंग्स आते हैं जो सिखाया था, क्या था? टिक्की, TICI। T is tangible, I is intangible, C is capital work in progress and I है intangible asset under development। जनरली एग्जाम में आपको पहले दो मिलते हैं, टेंजिबल और इंटेंजिबल, ठीक है, क्लासिफिकेशन। इतना क्लियर है? ठीक है, ज़्यादा प्रेशर मत लीजिएगा, इसलिए मैंने गाइडलाइंस फर्स्ट दिखाई है आपको। 20 आइटम से ज़्यादा नहीं आएगा, इसका डेबिट क्रेडिट मिला के 20 आइटम्स है, तो यू हैव अ सब्सटेंशियल इनफ टाइम ऑल्सो टू कवर अप द क्वेश्चन, ठीक है। देन करंट एसेट में व्हाट वाज द ट्रिक? केजरीवाल साहब की ट्रिक ली थी, कमिश्नर इनकम टैक्स। पहले वो कमिश्नर थे, कैश, वो कैश लेते थे बहुत, अभी भी लेते हैं कैश और सो जाते हैं। कमिश्नर इनकम टैक्स कैश सो। सी से क्या था अपने पास? करंट इन्वेस्टमेंट, शाबाश। आई से इन्वेंट्रीज, टी से ट्रेड रिसीवेबल्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बेटा, शॉर्ट टर्म लोन्स एडवांसेस एंड अदर करंट एसेट। ये कुछ ट्रिक बताई थी मैंने बैलेंस शीट के लिए। और एसेट साइड का मतलब है आपका डेबिट साइड। तो लेट्स स्टार्ट द डेबिट साइड। देखिए, लैंड कितने का दिया होगा? 2 लाख। लैंड 2 लाख। कंफर्टेबल? नेक्स्ट देख लीजिए, मैं टी के नीचे लिख रहा हूँ, ये 3 लाख। बिल्डिंग 3 लाख 50। ओके बेटा। प्लांट मशीनरी 525। कंफर्टेबल? इसका एडजस्टमेंट तो आप मान के चलिए 100% एग्जाम में आएगा, चाहे डेप्रिसिएशन है कुछ भी आएगा जो, ठीक है। फर्नीचर कितने बेटा अपने पास? 50। नेक्स्ट वी हैव स्टॉक। अपने पास स्टॉक दिया है फिनिश गुड और रॉ मटेरियल का, तो इन्वेंट्री में आ जाएगा अपने पास फिनिश गुड, रॉ मटेरियल 2,50,000। नेक्स्ट क्या बच्चे अपने पास? सुंदरी डेटर्स या सनी डेटर्स, दे आर नोन एज ट्रेड रिसीवेबल्स 2 लाख। एडवांसेस हमने लास्ट क्लास में भी क्वेश्चन में किए थे। एडवांस जब तक मेंशन नहीं होता इसको मानते हैं स्टाफ एडवांस। आप कहीं जॉब कर रहे हैं तो आप 1 महीने की सैलरी एडवांस ले लेते हैं, वो भी एडवांस माना जाता है, ठीक है। दैट इज स्टाफ एडवांस, तो हमेशा शॉर्ट टर्म में आते हैं। एडवांसेस आर शॉर्ट टर्म 42,700। इजी, मतलब इस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है, ये छोटा सा क्वेश्चन है जो पॉसिबिलिटी है एग्जाम। नेक्स्ट पेज पे आइए, कैश और बैंक। तो प्लीज़ इस चैप्टर को सीरियसली लीजिएगा। कुछ बच्चे जनरली इसको छोड़ देते हैं या बोरिंग है, क्योंकि आजकल जो क्वेश्चंस आ रहे हैं जनरली हर क्वेश्चन में वो बैलेंस शीट पूछता है। प्रेफरेंस शेयर वाले में भी बैलेंस शीट पूछेगा आपसे, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन वाले में भी हमने कराया था बैलेंस शीट पूछेगा वो आपसे। इसलिए बैलेंस शीट आपको बहुत अच्छी तरह आनी चाहिए। P&L सिर्फ इसमें आएगा, बट बैलेंस शीट हर चैप्टर में आएगी,
ठीक है। 30 के बाद बताइए 2,47,000। कंफर्टेबल यहाँ तक? चलो, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसिव मैं इसके बारे में बताया था, लास्ट क्लास में डिटेल में कराया था मैंने। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसिव का मीनिंग आप सबको पता है, वो खर्चे जो कंपनी के फॉर्मेशन से पहले होते हैं, ठीक है। फिक्टिशियस एसेट कहते हैं अकाउंट पेमेंट को। एक सेक्शन था 12th में, आप सबने रटा हुआ है, सेक्शन 78 सिक्योरिटी प्रीमियम का था, कि सिक्योरिटी प्रीमियम कहाँ कहाँ यूज़ होता है। आपने लाइन पढ़ी होगी, सिक्योरिटी प्रीमियम कैन बी यूज टू राइट ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, ये लाइन आपने रटी होगी, ठीक है। अब वो सेक्शन 78 हो गया 52 नए कंपनीज एक्ट में, कहानी लाइन वही लिखी हुई है कि सिक्योरिटी प्रीमियम शुड बी यूज। राइट ऑफ का मतलब होता है उसमें से माइनस करना, इसका मतलब प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को सबसे पहले मुझे राइट ऑफ करना है प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस से, सॉरी सिक्योरिटी प्रीमियम से। क्या मेरे पास यहाँ पर सिक्योरिटी प्रीमियम है? चेक करो, बैलेंस शीट में नहीं था, इसका मतलब वो कंडीशन पूरी नहीं है, छोड़ दीजिए, हट जाइए। ये एक तरह के मुझे फ्रेंड से लोन लेना है, पहला फ्रेंड सिक्योरिटी प्रीमियम, वो मना कर रहा है, हट जाओ, नेक्स्ट पे आ जाइए। नेक्स्ट है P&L। क्या अपने पास इस पे कहीं P&L है? P&L है अपने पास। इसका मतलब ये अगर P&L अपने को दिया हुआ है तो हम P&L में से लेस करके दिखाते हैं इसको। अल्टीमेटली खर्चे को मुझे राइट ऑफ करना है, ठीक है। P&L से मैंने इसको राइट ऑफ किया, कितना अमाउंट है अपने पास? 13,000। फिर लास्ट क्लास में एक स्टूडेंट और पूछा था, सर अगर P&L भी नहीं होता, बेटा अगर P&L भी नहीं है तो ये दिखाया जाता है, ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने गाइडलाइंस निकाली थी, उस गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ये आता है अदर नॉन करंट एसेट्स। इसका मतलब अगर सिक्योरिटी प्रीमियम भी नहीं है, P&L भी नहीं है, तो अदर नॉन करंट एसेट्स में दिखेगा, ठीक है। क्यों दिखता है? लॉजिकली क्योंकि इसको नेक्स्ट ईयर में आप राइट ऑफ करोगे, नेक्स्ट ईयर में करोगे तो शायद 1 साल, शायद 2 साल, शायद 3 साल। इसको अकाउंट्स में एक वर्ड आपने सुना होगा, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, उसको 1 साल में राइट ऑफ नहीं करते हैं, ओवर द पीरियड करते हैं, इसीलिए वो अदर नॉन करंट एसेट का लॉजिक बन जाता है, ठीक है। ये लास्ट क्लास में नोट लिखवाया था बेटा मैंने, ठीक है। इतना पहले कंफर्टेबल हो गया, चलिए आगे आते हैं। हो गया पूरा कंप्लीट। क्विकली लेट्स टेक दी एडजस्टमेंट्स। डेटर्स में क्या लिखा हुआ है बताइए? ड्यू फॉर। अब ये क्यों करा गया आप ये बताइए। अगर रिलायंस की बैलेंस शीट है, ठीक है, और एक इन्फोसिस की बैलेंस शीट है। रिलायंस की बैलेंस शीट में 4 लाख के डेटर्स हैं और उसमें लिखा हुआ है 4 लाख डेटर्स ने हमें 2 साल से पैसे वापस नहीं करे, और इन्फोसिस की बैलेंस शीट है जिसमें लिखा हुआ है 4 लाख के डेटर्स है, सिर्फ 1 महीना हुआ है इन्होंने पैसे नहीं दिए। तो रिस्क किस में ज़्यादा है? प्रोविजन, जिसका नेट परफॉर्मिंग नॉन परफॉर्मिंग कहते हैं आप, कि शायद ये पैसा में नहीं मिलेगा, बैड डेट्स की हम जो बात करते हैं। इसी रीजन से इन्वेस्टर के लिए कंपनीज एक्ट में गाइडलाइंस डाली गई है कि डेटर का ब्रेकअप दीजिए। आपने डेटर लिख तो दिया 2 लाख, हम ये तो बता दीजिए ये कितने महीने से ड्यू है। अगर 6 मंथ से ज़्यादा है तो रिस्की है, 6 मंथ से कम है तो लेस रिस्की है। यहाँ कितना लिखा हुआ है? 52,000 आर राइट। इसका मतलब जब मैं इसके नोट्स बनाऊंगा तो मैं डेटर को ब्रेक करके दिखाऊंगा। मोर देन 6 मंथ्स कितने? 52। तो अदर्स हो गए बैलेंस 1,40,000। मतलब इसमें कुछ नहीं, अगर आपने बैलेंस शीट बना लिया तो आपको डिस्क्लोजर पूछ रहा है बस आपसे। और ऐसे क्वेश्चन में क्या है, सब कुछ दिया हुआ है आपको सिर्फ इसको फॉर्मेट में पुट करना है। लॉजिक क्लियर हो गया यहाँ तक? हाँ जी, नोट्स में आएगा बेटा, ये नोट्स पे आएगा। अभी तो अगर नोट्स का टाइम नहीं है एग्जाम में तो उसी बैलेंस शीट में नीचे ब्रेकअप करके दिखाते हैं, सब ब्रेकअप। क्योंकि आई एम टेलिंग यू, मुझे पता है लॉजिकली नोट्स बनने चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। ट्रस्ट मी, एग्जाम में टाइम की शॉर्टेज रहती है कॉर्पोरेट अकाउंट्स में, क्योंकि जब आपको चारों पोर्शन में बैलेंस शीट बनानी है, प्रेफरेंस की बैलेंस शीट बनेगी, फाइनल अकाउंट्स का बैलेंस शीट बनेगा, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का बैलेंस शीट बनेगा, होल्डिंग का बैलेंस शीट बनेगा, तो टाइम लगता है। इसलिए हो सकता है कि आपको नोट्स की रिक्वायरमेंट इसमें ना हो, टाइम ना मिले। टाइम नहीं मिले उसको ब्रेकअप कर दिखा, कोई टेंशन नहीं, एग्जामिनर 2 नंबर से नहीं काटेगा। चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट बताइए क्या दिया हुआ? मुझे इसका मतलब बताओ। बिल्डिंग की कॉस्ट 4 लाख दे रखी है, लेकिन ट्रायल बैलेंस में बिल्डिंग 350 की है। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब बिल्डिंग की ये जो 350 दे रखी है, ये डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद आई हुई है। इसका मतलब ये 350, इसको भी ऐसे दिखाना चाहिए, 4 लाख -50।
जिसको आप एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी कहते थे। आगे बताइए क्या लिखा होगा, कितना है बेटा मेरे पास 7 लाख, तो मैं यहाँ पर 7 लाख कर दूंगा। ये ऋषभ आएगा बेटा नोट्स में सारा, ठीक है, माइनस 1 लाख। कंफर्टेबल हुआ। फर्नीचर कितना है अपने पास 62 माइनस कितना है। इसलिए जनरली मैं स्टूडेंट्स को बाद में एडवाइस करता हूँ कि आप एसेट्स की एंट्री हमेशा लास्ट में बनाइए, क्योंकि इसमें डेप्रिसिएशन का पॉइंट हमेशा रहेगा ही रहेगा। क्लियर हो गया यहाँ तक? मुझे तो लैंड में ये पॉइंट क्यों नहीं आया, क्योंकि लैंड में डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होता है, इसलिए यही कॉस्ट है इसका। तो हम लोगों ने फर्स्ट भी कर लिया जी, डेटर्स हो गया अपना, थर्ड पॉइंट हो गया, फोर्थ हो गया, फिफ्थ यही क्या लिखा है, फिफ्थ पॉइंट भी क्या है, बैंक में कितना पैसा है अपने पास 47, क्या लिख रहा है वो, इज नॉट विद दी शेड्यूल बैंक। शेड्यूल बैंक वो बैंक होते हैं जिनको आरबीआई सपोर्ट करता है। शेड्यूल बैंक आर दोज बैंक विच आर गवर्न बाय आरबीआई गाइडलाइंस। फॉर एग्जांपल आईसीआईसीआई बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी बैंक, येस बैंक, ये सारे बैंक को आरबीआई सपोर्ट करता है। सपोर्ट करने का मतलब, कभी टाइम मेरे गूगल पे सर्च करना, 3 साल पहले एक र्यूमर आया था गुजरात में कि आईसीआईसीआई बैंक इज गेटिंग इंसॉल्वेंट। You won't believe it, within 4 hours all ATMs of ICICI Bank were empty। लोग पैनिक कर गए, लोगों ने पैसे निकाल लिए। फिर इमीडिएटली आरबीआई ने एक प्रेस नोट रिलीज करा कि नहीं कुछ नहीं है, इट इज़ अ शेड्यूल बैंक, अगर कुछ होगा भी तो आपके पैसे सेफ है, हम लोग आपको आपके पैसे वापस करेंगे। तो शेड्यूल बैंक में आपका पैसा सेफ रहता है, ठीक है। अगर नॉन शेड्यूल बैंक है, जैसे लॉर्ड कृष्णा बैंक है, वो नॉन शेड्यूल बैंक है, उसमें आरबीआई की गाइडलाइंस अप्लाई नहीं होती। जैसे कैश रिजर्व रेशो की जो लॉजिक्स हैं वो उस पर अप्लाई नहीं होता। अगर नहीं है तो उसमें इसीलिए वो लोग आपको इंटरेस्ट रेट भी ज़्यादा देते हैं। तो कहीं अगर वो बैंक बंद हो गया तो आरबीआई आपके पैसे वापस नहीं करेगा। इसीलिए नॉन शेड्यूल बैंक में पैसा रखना रिस्की रहता है। तो वो आपसे यही पूछ रहा है कि भाई हमें ये बता दो इसमें से कितना शेड्यूल बैंक में है और कितना नॉन शेड्यूल में। डिस्क्लोज करना है बस, और कुछ करना ही नहीं। इट मीन्स ये ब्रेक हो गया अपने पास, 245 इज इन शेड्यूल बैंक एंड 2000 इज बेटा इन नॉन शेड्यूल। क्लियर हो गया? और ऐसा नहीं, ये इसी क्वेश्चन में एक बाद में मास्टर क्वेश्चन इस बुक में दिया हुआ है, उसमें हम करेंगे, उसमें सारी एंट्रीज एक क्वेश्चन में कवर है। तो एग्जाम में अगर वो एक क्वेश्चन भी कर जाओगे, इट विल रिवाइज एवरीथिंग, ठीक है ना। यहाँ तक लास्ट क्या लिखा है ये बताइए, मैच्योरिंग हैव बीन डिस्काउंटेड। ये मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, ये कंटेंजेंट लायबिलिटीज होती हैं, ठीक है। आपने यहाँ पर चेक से पेमेंट दे दी और चेक में डेट डाल दी अप्रैल की, मुझे पैसा मार्च में चाहिए, मैं बैंक जाऊँगा, बैंक में वो चेक दूंगा और मैं कहूँगा कि मुझे पैसे आज दे दीजिए आप। मैंने कहा क्या आप मुझे पैसे आज देंगे, इसकी पेमेंट आपको ये बच्चा करेगा। कब करेगा? अप्रैल में करेगा। अगर मान लीजिए इस स्टूडेंट ने पैसे नहीं दिए या ये इंसॉल्वेंट हो गए तो बैंकर तो पैसे मेरे से मांगेगा ना। तो अगर मुझे इंग्लिश में बोलना है, इट मीन्स आई विल बी लायबल ओनली इफ दिस गाय डजंट पे। तो गारंटी जहाँ इफ आ गया इट बिकम्स अ कंटेंजेंट लायबिलिटी, तो मेरे लिए वो कंटेंजेंट लायबिलिटी बन जाता है। तो हमने लास्ट क्लास में डिस्कशन किया था, कंटेंजेंट लायबिलिटी हमेशा फुट नोट में दिखाते हैं। इट मीन्स बेटा जहाँ मेरी बैलेंस शीट खत्म हो जाएगी, ठीक है, उसके नीचे एज अ नोट में आ जाएगा, यहाँ पर ये पूरा सेंटेंस रिपीट हो जाएगा। ये पूरी लाइन सेम आ जाएगी, BR ऑफ 275 मैच्योरिंग और 30 जून हैव बीन डिस्काउंट। इट मीन अभी तक आप देखें इस पूरे क्वेश्चन में डिस्क्लोजर के अलावा कुछ भी नहीं था मेन। कंफर्टेबल? चलिए नेक्स्ट क्या लिखा है बताइए, श्रेणी विच इज स्टिल इनकम्प्लीट। ये नया पॉइंट नई बैलेंस शीट में ऐड हुआ था। कंटेंजेंट लायबिलिटी के अलावा आपको कॉन्ट्रैक्चुअल कमिटमेंट्स भी शो करनी होती। क्यों? आप मेरे पास आए ट्रस्ट से आए, किसी रेफरेंस से आए, अगर मान लीजिए मैं आपको ये बोलूँ सॉरी मैंने तो ज़िंदगी में आज तक एक भी बैच अपना कंप्लीट नहीं किया है, तो आप मेरे पास कभी नहीं आएंगे।
आप अगर रिलायंस के, इन्फोसिस के शेयर्स खरीद रहे हैं और उसमें ये लिखा है कि रिलायंस ने आज तक कोई भी स्कीम लॉन्च तो कर दी है लेकिन कंप्लीट नहीं करी है, तो शायद आप उस स्कीम को नहीं लेना चाहेंगे। इसीलिए ये आइडेंटिफाई करना पड़ता है कितने कॉन्ट्रैक्ट आपके पास हैं जो अभी तक इनकम्प्लीट है, जिससे कि सामने वाले को पता रहे कि वो आपसे अगर ट्रेडिंग करना चाहता है, बिजनेस करना चाहता है, कि वेदर ही शुड गो फॉर इट और नॉट। ठीक है, इसीलिए आगे डिस्क्लोजर है। ये भी नीचे आता है, इसको लिख लीजिए, अंडर द हेडिंग NTM लिखो। बेटा आपने बता रहा हूँ, मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखवाता हूँ, NTM नॉट टू बी मिस, तो ये एग्जाम में मेन पॉइंट्स की तरह याद रहेगा। NTM, all contractual commitments, all contractual commitments, all contractual commitments, all contractual commitments should be shown, all contractual commitments should be shown as a part of footnote, as a part of footnote to the balance sheet. कंफर्टेबल? अब बैलेंस शीट क्लियर हो गया है, स्ट्रक्चर क्लियर है अपने पास। नाउ वी कैन टेक अ फ्रेश टॉपिक। इतना समझ में आ गया? देखिए, इट्स अ वेरी स्मॉल टॉपिक, हाफ एन आवर का है, कैन बी इजीली कंप्लीट। देखिए, कॉन्सेप्ट ऑफ टैक्सेशन एडजस्टमेंट। मार्क कर लीजिए। इसको करने का, इस टॉपिक को करने का बेनिफिट क्या है? ये लास्ट टू लास्ट टाइम भी आया एग्जाम में, मैनी स्टूडेंट्स को छोड़ जाते हैं, टीचर कराते नहीं है। इसका एक बेनिफिट है, सेकंड क्वेश्चन में आता है। अब सेकंड क्वेश्चन में अगर आपकी चॉइस में आ गया 15 मार्क्स की बैलेंस शीट एंड P&L विद नोट्स, और 10 मार्क्स का ये, 5 मार्क्स का वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स, वो ज़्यादा ईजी है ना। तो आप तभी कर पाओगे जब आपने पूरा कोर्स करा होगा। ठीक है, इसलिए डू दी एवरीथिंग, यू नेवर नो कि वहाँ पे चॉइस में आपको क्या क्लिक करता है। ठीक है, बहुत ईजी है। अब समझ लो, डोंट राइट 15 मिनट्स, जस्ट गिव मी 15 मिनट्स। ठीक है, इसका लॉजिक क्या है? फर्स्ट टेल मी, एवरीवन नोज द मीनिंग ऑफ टैक्स, मोटा मोटा। ये आप सबको पता है कि अगर 16-17 की मैं बात करूं तो 16-17 के टैक्स आपके पेरेंट्स पे आज नहीं करते हैं, वो पे करेंगे जुलाई में। इसका मतलब 16-17 का टैक्स आपके पेरेंट्स पे करते हैं 17-18 में। जब आप लोगों ने क्लास 12 में कैश फ्लो भी किया था तो आपके टीचर कहते थे बेटा पिछले साल का पे कर दो, इस साल का आप P&L में डाल दो। इसका मतलब वो कहते थे कि लास्ट ईयर का पे मान लीजिए। अगर मैं अपनी बात भी करूं, मेरा 16-17 में 1 अप्रैल 16 से 31 मार्च 17 तक की जितनी मेरी इनकम आएगी उसका टैक्स मैं अब पे नहीं करूंगा, नेक्स्ट ईयर में पे करूंगा। ठीक है, ये टॉपिक आपको ये बता रहा है कि जो टैक्सेशन बैलेंस शीट में आता है, प्रोविजन आता है, उसको बैलेंस शीट से हटाया कैसे जाए। भाई रिलायंस आज थोड़ी बना है। रिलायंस की अगर मैं बात करूँगा, वो 80s में एग्जाम्पल लेना, रिलायंस आया था तो 80s में भी टैक्सेशन आया होगा, 81 में भी टैक्सेशन आया होगा, 82 में भी टैक्सेशन आया होगा। भाई 80 से लेके अगर मैं 17 की बात करूँ तो इतने ईयर्स का टैक्सेशन बैलेंस शीट में उनके नहीं आ रहा है, क्योंकि 80 का टैक्स 81 में पे हो गया, 81 का 82 में पे हो जाएगा। बट ठीक है, उसे कैसे हटाया जाता है? हटता कैसे है? अकाउंट्स में आपको पता है रबड़ नहीं होता, हटाने के लिए एंट्री पास होती है, लेजर बनते हैं। तो वो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन जो बैलेंस शीट में आ रहा है, हाउ टू रिमूव फ्रॉम द बैलेंस शीट, दैट इज द टॉपिक। ठीक है, अब ये टॉपिक डिटेल में क्यों है? जितना भी बेटा हम अकाउंट्स बनाते हैं वो हम बना रहे हैं एज पर कंपनीज एक्ट, बट जितना भी हम टैक्स पे करते हैं वे पे एज पर इनकम टैक्स एक्ट। मैं अगर एग्जांपल लेता हूँ, पंकज गोयल की इनकम मान लीजिए 10 लाख रुपए, तो इनकम दोनों में 10 लाख होगी मेरी, चाहे इनकम टैक्स हो या कंपनीज एक्ट हो। कंपनीज एक्ट में अगर मेरा टैक्स रेट 30% है तो मेरी 3 लाख की टैक्सेशन की लायबिलिटी आनी चाहिए। बड़ा सिंपल सा लॉजिक है। ठीक है, लेकिन इनकम टैक्स में इस 10 लाख में से पंकज गोयल इज अलाउड कुछ सेविंग्स का मतलब मैंने लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम लिया हुआ है। ठीक है, आपके पापा भी करते होंगे। अब जो सेविंग्स मैंने 2 लाख की कर दी, कितना बच गया? सिर्फ 8 लाख। तो मेरा टैक्स कितना आएगा? 2,40,000। गारंटीड है। मैंने
एंट्री बनाई हुई है 3 लाख की, P&L अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर टैक्स 3 लाख, पर टैक्स पे कितना कर रहा हूँ मैं 40, गारंटी डिफरेंस ऑफ 60,000, ठीक है। उसे कैसे करा जाए, उसको हम अकाउंट्स में एडजस्ट कैसे करते हैं, वो हमें सीखना है इसमें। सेकंड प्रॉब्लम, मान लीजिए मैं अगर अपना एग्जाम्पल, मेरी एक कंपनी है ट्रेनिंग की, PA बिजनेस कंसल्टिंग। अब मैंने एग्जाम्पल क्यों लिया, मैंने मान लीजिए इस कंपनी का बनाया P&L, इस कंपनी में मेरी रिसीप्ट है 10 लाख की, यहाँ मैंने अपनी वाइफ को दिखा दिया एम्प्लॉय और उसको सैलरी दी 2 लाख रुपीज़ की। कोई कंपनी एक्ट में रूल नहीं है कि आप वाइफ को या स्पाउस को एम्प्लॉय नहीं रख सकते, अलाउड है। तो मेरी यहाँ पर इनकम कितनी आई बेटा, मेरा 30% टैक्स कितना आएगा। जब मैं इसको इनकम टैक्स में बनाऊंगा, इनकम टैक्स में कमिश्नर बैठे हुए हैं, उन्हें कहते हैं असेसिंग ऑफिसर, ठीक है। ये वर्ड मैंने इसलिए यूज़ किया, क्वेश्चन में मिलेगा। असेसिंग ऑफिसर कहेगा पंकज गोयल सॉरी, आप अपनी इनकम 8 लाख दिखा रहे हो, सॉरी वी डोंट एग्री, जो आपकी वाइफ को आपने सैलरी दी है विच इट इज़ नॉट अलाउड, दिस वाला हो जाती है ये पेमेंट और रिलेटिव। इसका मतलब वो 2 लाख को ऐड कर देगा। मेरी इनकम कितनी हो गई 10 लाख, मेरा टैक्स कितना हो गया। इसका मतलब मेरी कंपनी अकाउंट्स की इनकम और इनकम टैक्स की इनकम अलग अलग हो सकती है। अगर अलग अलग है तो गारंटीड मेरा टैक्सेशन भी अलग अलग हो सकते हैं, राइट। तो इसी रीजन से मुझे इसकी एंट्री करनी है, ठीक है। दूसरा इशू, अब आप सबको पता है कि अगर ये 1 अप्रैल है बेटा 16 और ये है जी 31 मार्च 17, आई विल पे, बिकॉज मैं कंपनी हूं तो मेरा जो टैक्स जाएगा वो 30 सितंबर 17 को जाएगा। पंकज गोयल ने पैसे कहाँ अर्न करे, मैंने पैसे यहाँ अर्न करे। गवर्नमेंट को टैक्स में कब पे कर रहा हूँ, मोदी गवर्नमेंट को, यहाँ पर। गवर्नमेंट कहती है सर सॉरी वी डोंट एग्री, आप 12 महीने और 6 महीने 18 महीने के बाद हमें टैक्स पे करोगे। 18 मंथ्स का गवर्नमेंट का लॉस है। गवर्नमेंट को पैसा 18 महीने के बाद मिल रहा है, जो पैसा ऑलरेडी आपको पहले मिल चुका है। हम इस बात को एग्री नहीं करते। इसी रीजन से गवर्नमेंट ने इसमें कॉन्सेप्ट डाला हुआ है एडवांस टैक्स का। गवर्नमेंट कहती है ये सॉरी वी डोंट एग्री विद यू, ये सारी टर्म अभी इसमें आएंगे क्वेश्चन में, आपको एडवांस टैक्स देना पड़ेगा। इसका मतलब मुझे जितना मैंने टैक्स इनकम पे आया वो टैक्स की मैं वेट सितंबर तक नहीं करूंगा, उसका कुछ परसेंटेज, उसके रूल्स होते हैं, आई एम नॉट गोइंग टू इनकम टैक्स एक्ट, वो रूल्स के अकॉर्डिंग आपको कुछ टैक्स आपको यहाँ पे करना होगा। इशू है, एक प्रोविजन फॉर टैक्स आ गया, उसमें भी इशू है, एक कंपनीज एक्ट, एक इनकम टैक्स एक्ट, ठीक है। एक एडवांस टैक्स आपने दे दिया, वो आप दोगे एक्चुअल टैक्स एज पर इनकम टैक्स। तो इन सब चीज़ों को अगर मैं अकाउंट्स में एडजस्ट करता हूँ तो मुझे रिलायंस की बैलेंस शीट, इन्फोसिस की बैलेंस शीट, विप्रो की बैलेंस शीट में से इसको हटाना कैसे है, हम उसकी बात कर रहे हैं। टॉपिक का लॉजिक क्लियर हुआ पहले यहाँ तक, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पर इन अ वे एग्जामिनर आपको 3 तरह के अकाउंट्स देगा। पहला देगा प्रोविजन फॉर टैक्स, जो हम लोग एस्टीमेट की बात करते हैं, इतना आप सबको पता है, प्रोविजन इज अ एस्टीमेट, अंदाजा होता है, ठीक है। फिर एडवांस टैक्स, एडवांस में जो टैक्स मैं ऑलरेडी गवर्नमेंट को दे चुका हूँ, ठीक है। ये आप सबको एटलीस्ट आपने सुना तो होगा कि एडवांस टैक्स देने के बाद भी, रिटर्न सबमिट करने के बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि रिटर्न आपका सही माना जाएगा। कई बार इनकम टैक्स से नोटिस आ जाते हैं, वो कहते हैं लव लेटर, जैसे आइए बैठ कॉफ़ी पियेंगे, जरा बातचीत करते हैं। जैसे डीमोनेटाइजेशन में जिन लोगों ने कैश जमा किया 8 नवंबर के बाद, उनको नोटिस आ रहे हैं, क्या पता ये कैश क्यों जमा किया, कहाँ से जमा किया। इसका मतलब अगर नोटिस आया हुआ है और मान लीजिए पंकज गोयल ने 2 लाख रुपये जमा किए, इनकम टैक्स ऑफिसर कहता था सॉरी हमारे अकॉर्डिंग आपकी लायबिलिटी 2,40,000 आ रही है, तो लॉजिकली मुझे एक सी हायर करना पड़ेगा, मुझे जस्टिफाई करना पड़ेगा। तो 40,000 की लायबिलिटी मुझे या तो पे करनी है, ठीक है, या मुझे कहीं ना कहीं एडजस्ट करना पड़ेगा। तो वो एडजस्टमेंट कैसे होती है, ये 3 तरह के लेजर इसमें बनते हैं, ठीक है। तो ये टॉपिक बहुत ईजी है, इसमें कोई बैलेंस शीट नहीं है, कोई P&L नहीं है, ये सिर्फ ये बताता है कि हाउ टू एडजस्ट प्रोविजन फॉर टैक्स, हाउ टू एडजस्ट एडवांस टैक्स एंड हाउ टू एडजस्ट द एक्चुअल टैक्स पेबल टू अ गवर्नमेंट। उस अकाउंट को बोला जाता है इनकम टैक्स पेबल अकाउंट या एसेस्ड। एसेस का मतलब जब आपकी चेकिंग हो जाती है तो उसे एसेस्ड टैक्स भी कहा जाता है, ASSED, एसेस्ड टैक्स। इतना पार्ट क्लियर है। पहले छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, सब लिखवाऊंगा, पहले समझना अच्छी तरह, ठीक है। आई बिलीव इन कॉन्सेप्ट्स, एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आएगा तो लॉजिक से आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व भी कर सकते हैं, ठीक है।
आपको एग्जाम में 100% यहाँ पर एक ट्रायल बैलेंस दिया जाएगा, ठीक है। ट्रायल इसलिए दिया जाएगा कि कोई लेजर के बैलेंसेस हैं वो ट्रायल में होंगे। ट्रायल मान लीजिए बेटा मुझे 2016 और 17 का दिया होगा, ठीक है। यहाँ ऐसे एक ट्रायल दिया होगा, यहाँ लिखा होगा डेबिट, यहाँ लिखा होगा क्रेडिट, ठीक है। इस ट्रायल में यहाँ लिखा होगा प्रोविजन फॉर टैक्स, लायबिलिटी है तो 100% क्रेडिट साइड पे आना चाहिए। लेट सपोज कितना आ गया 1 लाख, इजी। साथ में वो आपको कुछ एडवांस टैक्स देगा। यहां मान लीजिए बेटा एडवांस टैक्स दे दिया उसने। एडवांस टैक्स आपने लेगा प्रीपेड एक्सपेंस है, और प्रीपेड एक्सपेंस पहले दिया है तो आपके लिए एसेट है। मान लीजिए मैंने 70,000 दे दिया, इजी। अब इसमें ठीक है, इसके अंदर यहां प्रोविजन फॉर टैक्स को लिख के देगा, ये मान लीजिए 15-16 का, इसका मतलब पिछले साल का है। आप ये कह सकते हैं सर आप गलत पढ़ा रहे हैं, ट्रायल में 16-17 क्या है, इसमें 15-16 का प्रोविजन टैक्स कैसे आ गया? बेटा क्या कार जाती, ट्रायल बैलेंस में कार आती है, लैंड आता है, क्या वो सारी कार लैंड आपने उसी साल खरीदी होती है? वो तो पिछले साल की होती है ना, ओपनिंग बैलेंसेस होते हैं ना, ये ओपनिंग बैलेंस है। ये क्लियर हो गया यहाँ तक, ठीक है। एडवांस टैक्स क्लियर है। इसके ब्रैकेट में कई बार आपको लिख के दे देगा इंक्लूड्स फॉर 16-17 30,000। इसका क्या मतलब है? 70,000 में से 30,000 इस साल का है, 40,000 पिछले साल का। कंफर्टेबल है? तो ऐसी इंफॉर्मेशन आपको एग्जाम में दी जाएगी। नीचे वो आपको लिख के देगा नेट प्रॉफिट फॉर 16-17, ठीक है। नेट प्रॉफिट पे लिख के देगा पीबीटी। पीबीटी का मतलब प्रॉफिट बिफोर टैक्स। मान लीजिए बेटा ये उन्होंने आपको दिया 5 लाख लेते हैं इसको, ठीक है, और टैक्स रेट दे देगा 30%। अगर 5 लाख का प्रॉफिट है, पीबीटी 30% टैक्स है, तो करंट ईयर में बताइए कितना टैक्स लगना चाहिए? 1 लाख, इजी। तो मेरे पास पिछले साल का प्रोविजन आ गया, मेरे पास करंट ईयर का प्रोविजन आ गया, मेरे पास पिछले साल का एडवांस टैक्स आ गया, करंट ईयर का एडवांस टैक्स आ गया। यहां तक 2 लेजर क्लियर हो गए। अब आगे बढ़ते हैं। साथ में नीचे एक चिट्ठी लिखी होगी। अब आप मुझे बताइए 16-17 में, 16-17 में जो रिटर्न भरा गया होगा, 16-17 में रिटर्न भरा गया होगा, वो 16-17 का होगा या 15-16 का होगा? नेक्स्ट ईयर, अगले साल आपके पापा मम्मी जो रिटर्न भरेंगे इनकम टैक्स का, वो किस ईयर का भरेंगे? 17-18 का या 16-17 का? वेरी गुड। इसका मतलब जब रिटर्न भरा जाता है वो हमेशा पिछले साल का भरा जाता है, ठीक है। टेक्निकल भाषा में इसको प्रीवियस ईयर असेसमेंट कहते हैं, बट मैं वो वर्ड यूज नहीं करूँगा। ये बात समझ में आया? तो जिस ईयर में रिटर्न भरा जाता है वो उस ईयर का नहीं होता, हमेशा लास्ट ईयर का होता है। ये बात क्लियर हो गया, ठीक है। अब नीचे एक लेटर लिखी जाएगी, एक लाइन लिखी होगी, असेसिंग ऑफिसर AO हैज फाइनलाइज्ड ITR इनकम टैक्स रिटर्न ऑफ 15-16, पिछले साल का रिटर्न से चेक कर दिए, एंड टैक्स लाइबिलिटी इज 55,000। इसका मतलब उसने कहा कि भाई पिछले साल की हमने आपकी रिटर्न चेक कर लिया अच्छे से, लेकिन हमारे हिसाब से आपकी लायबिलिटी कितनी आ रही है? 55,000। पिछले साल का आपने कितना टैक्स पे करा हुआ है ये बताइए? 40। 70 टोटल था, 30 बेटा करंट ईयर का है, तो लास्ट ईयर का कितना हुआ? इतना। कंफर्टेबल? इनकम टैक्स कमिश्नर कितना कह रहा है? 55। तो 15,000 रुपए मुझे और पे करने हैं। ये कहानी क्लियर हो रही है? मुझे सिर्फ इनके लेजर बनाने हैं। अब लेजर किस किस के बनेंगे? एक बनेगा प्रोविजन फॉर टैक्स का, एक बनेगा एडवांस टैक्स का, आसान है, एक बनेगा इस वाले टैक्स का। इसे कहते हैं इनकम टैक्स पेबल या एसेस टैक्स। अब ये लेजर कब बनेंगे? क्या ये लेजर 15-16 में बनेंगे? कब बनेंगे? 16-17 में। तो ये सारे लेजर हम करंट ईयर में बना रहे हैं। अभी तक टॉपिक का लॉजिक समझ में आ रहा है? ठीक है। अब यहां पर हम 3 लेजर बनाएंगे। देखिए फर्स्ट, बस अब सिर्फ क्वेश्चन में सॉल्व करना है, बस प्रोविजन फॉर टैक्स
तो अगर एग्जाम में चॉइस मिले, मेरी आपको एडवाइस होगी ये क्वेश्चन करना, इजी होता है। एडवांस टैक्स, लास्ट एसेस्ड टैक्स, इसको आप इनकम टैक्स पेबल भी कह सकते हैं। ठीक है, ये जितने भी हम लेजेस बना रहे हैं, वी आर मेकिंग द लेजेस फॉर 1670, वी आर मेकिंग फॉर 1670, वी आर मेकिंग फॉर 1670। ठीक है, 1670 का मुझे बताइए स्टार्टिंग डेट क्या होगा? 1 अप्रैल 16। मुझे बताइए प्रोविजन फॉर टैक्स एसेट और लायबिलिटी? लायबिलिटी। इतना हम सबको पता है, लायबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट में आते हैं। तो 1 अप्रैल 16 कैन आई राइट बाय बैलेंस बीडी? तो गारंटीड बेटा 31 मार्च 17 का बैलेंस यहाँ आना चाहिए। कोई टेंशन, कोई रट्टेबाजी नहीं है इसमें। ठीक है, चलो इजी। जब हम टैक्स चार्ज करते हैं तो टैक्स इनकम है एक्सपेंस है? एक्सपेंस है। अगर एक्सपेंस है तो पी एंड एल में डेबिट होना चाहिए, तो एंट्री बननी चाहिए पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर टैक्स। सिर्फ मैंने लास्ट क्लास में ऐड किया था, अब पी एंड एल नहीं बनता, अब बनता है स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल, इसलिए सारी एंट्री बनती है बाय एसपीएल। तो 31 मार्च, और ये हम सबको पता है टैक्स की एंट्री ईयर के एंड में बनती है, तो बन जाएगा बाय एसपीएल। ये पहले क्लियर हुआ? कैसे एंट्री आई? पी एंड एल अकाउंट डेबिट, तो पी एंड एल में डेबिट होगा और प्रोविजन फॉर टैक्स के लेजर में क्रेडिट हो जाएगा। अभी तक हो गया? अब आगे आते हैं। एडवांस टैक्स मुझे बताइए एसेट है लायबिलिटी है? एसेट है, तो एसेट का ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे आना चाहिए 1 अप्रैल 16 टू बैलेंस बीडी 31 मार्च 17 बाय बैलेंस सीडी। आसान। जब आप टैक्स पे करते हुए कार खरीदते हो तो एंट्री बनती है कार टू कैश, प्लान टू कैश, लैंड टू कैश, टैक्स पे किया टैक्स टू कैश, तो मेरी एंट्री बन जाएगी टू कैश। अब ये कैश कब पे करोगे इसका डेट तो गिवन नहीं होता, तो हम ये लिख देते हैं 1670। जब हमें डेट नहीं गिवन है तो हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि ईयर में कभी तो पे करा होगा इन द इंटायर ईयर। अभी तक कंफर्टेबल? इजी। चलो अब सिर्फ आखिरी चीज़, फिर मैं अभी तक मैंने अमाउंट नहीं डाला है, वैसे लॉजिक समझाया लेजर का कि लेजर रटने मत मारना, आराम से आप खुद ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, अब मुझे दोबारा बताइए जो असेसिंग ऑफिसर की चिट्ठी आई वो करंट ईयर की आई है लास्ट ईयर की आई है? बेटा अगर लास्ट ईयर के आप मेरे क्रेडिटर थे और आपने लास्ट ईयर की मुझे पेमेंट कर दी तो मैं करूँगा क्रेडिटर टू कैश कर दूंगा। तो लास्ट ईयर के अकाउंट्स हमें क्लोज करने होते हैं, तो क्लोज ये अकाउंट क्लोज करना है, लास्ट ईयर का, ये लास्ट ईयर का। क्लोज कहाँ होगा? क्लोज तो एक ही जगह हो सकता है ना, असेसिंग ऑफिसर के अकाउंट में। असेसिंग ऑफिसर का अकाउंट है कौन सा? ये वाला। तो हम इन सब को क्लोज करते हैं इस अकाउंट। अगले एग्जांपल अगेन, ट्रायल बैलेंस में परचेज आता है, सेल्स आता है। आप मुझे बताइए क्या परचेज और सेल बैलेंस शीट में आता है? क्यों नहीं आता? कहाँ चला आता है वो? नहीं, ट्रेडिंग एंड में। इसका मतलब आपने क्लोजिंग एंट्री ट्रांसफर कर दी। आपने लिखा ट्रेडिंग टू परचेज, आपने लिखा सेल टू ट्रेडिंग, आपने लिखा पी एंड एल टू सैलरी। इसका मतलब कुछ आइटम को आपको क्लोज कर देना होता है जिससे कि हमें उसका नेट इफेक्ट पता लगे। इसीलिए हम लास्ट ईयर के अकाउंट्स हम क्लोज कर देते हैं। एग्जाम में अगर भूल जाओ, इसे ट्रिक बता रहा हूँ, अगर ये टॉपिक क्लिक नहीं करता, भूल जाते हैं आप, याद नहीं आता, सबसे आसान चीज बता रहा हूँ, सबसे पहले ओपनिंग बैलेंसेस को क्लोज कर देते हैं। ठीक है, क्लोज का मतलब जस्ट राइट हियर टू असेस्ड टैक्स, ये बैलेंस यहां पे आ जाएगा। ऐसे ये वाला बैलेंस क्लोज हो गया कौन से अकाउंट में? बाय असेस्ड टैक्स। अकाउंट में डबल एंट्री कर रहे हैं, तो अगर यहां डेबिट हुआ है तो उस लेजर में क्रेडिट होना चाहिए। बड़ा आसान है। इसका मतलब अगर मुझे इसको रिवर्स करना है, ये लीजिए बाय, ये कहां से आया? प्रोविजन फॉर टैक्स से। ये कहां से है बेटा? टू लेजर। अभी तक समझ में आ गया? यहाँ तक इजी। लेट्स टेक वन बाय वन। अभी मैं करंट ईयर की बात भी नहीं कर रहा हूं, मैं देख भी रहा, ये क्वेश्चन आया मुझे नहीं क्लिक कर रहा, मैं भूल गया सब कुछ, तो एटलीस्ट ये याद है सर ने पिछले साल की चीज। ये प्रोविजन फॉर टैक्स लास्ट ईयर क्या है? कितना हो गया?
1 लाख है। लास्ट ईयर का 1 लाख है, मुझे कुछ भी क्लिक नहीं है, इतना तो क्लिक कर रहे हैं। लास्ट ईयर का 1 लाख, ये रहा लास्ट ईयर का 1 लाख, इसको लिख लिया मैंने 1 लाख इधर, क्लोज। चलो इमीडिएटली इसको हम नीचे भी लिख सकते हैं, आसान, इजी यहाँ तक। चलो अब सर ने कहा था हाँ यार लास्ट ईयर कर लो बस। लास्ट ईयर में एडवांस टैक्स कितने लास्ट ईयर का बेटा? 40,000। लास्ट ईयर का एडवांस टैक्स 40, ये लीजिए अपने पास 40 आ गया, ये क्लोज कर दिया 40। आप देख लीजिए मैंने करंट ईयर को भी लिखा भी नहीं है, जरूरत भी नहीं है मुझे। अगर इधर में कुछ भी क्लिक नहीं करता ना, इतना तो हम लिख सकते हैं कम से कम, ठीक है। अब इसका मीनिंग क्या है? ये इनकम टैक्स ऑफिसर का अकाउंट है। वो ये कह रहे कि सर आपने 40 जमा किया, उससे लायबिलिटी कितने की निकाली थी? आप देखिए लायबिलिटी कितने की आ रही है अपनी 50। कितना एक्स्ट्रा और पे करना है आपको? दे दो उसको 55, आप 15,000 एक्स्ट्रा पे कर दो, लीजिए टू कैश या टू बैंक। ये कैसे आया जी? 55,000 था, 40 पे कर चुके हम, कहानी खत्म। अब आपको सर अकाउंट से मैच हुआ ही नहीं, इसका मतलब क्या है? आपका टोटल एक्सपेंस है कितने का? 55, लेकिन आपने पिछले साल कितना पे कर दिए? 1 लाख। इसका मतलब आपको लगा मेरा बैड डेब्ट 1 लाख का होगा, लेकिन बैड डेब्ट हुआ सिर्फ 55 का है। तो अकाउंट्स में अब उसको एंट्री को आप रिमूव तो कर नहीं सकते हो, रिवर्स करना पड़ेगा, राइट। इसीलिए जो डिफरेंस है वो पीरियड में एडजस्ट हो जाता है। भाई आपने पिछले साल कोई बात नहीं जी, गलती से हमने ज़्यादा कर दिया था, इस बार हम रिवर्स कर देते हैं। पिछली बार हमने माइनस कर दिया था, इस बार हम प्लस कर देते हैं। पिछली बार डेबिट कर दिया था, इस बार हम क्रेडिट कर देते हैं। इसी रीज़न से जो भी बैलेंसिंग आएगी वो बैलेंसिंग उस साइड पे भी आ सकती है, ये पॉसिबिलिटी है। क्योंकि वो तब होता है जब इनकम टैक्स ऑफिसर अगर यहाँ कहता नहीं आपकी लायबिलिटी आ रही है 1.5 लाख रुपए, तो लॉजिकली है अगर 1.5 लाख आएगा, आपने 40 पे करा है तो 1,10,000 एक्स्ट्रा पे करोगे, तो बैलेंसिंग उस साइड आ जाएगा, ठीक है। इट मीन इस केस में यहाँ पर 2 SPL, ये क्या अपने पास बेटा बैलेंसिंग फिगर 55, कितने अमाउंट की आ रही है? 45। ये लेजर मेरा क्लोज हो गया यहाँ पर, कहानी क्लियर। अभी तक देख लीजिए मैंने करंट ईयर को कुछ भी नहीं किया, अब सिर्फ करंट ईयर की फिगर डाल लीजिए। बताइए अपने पास प्रॉफिट कितना था जी? 5 लाख का बेटा, उसमें टैक्स कितना है? 1.5 लाख, लीजिए और 1.5 लाख। अब अपने पास बताइए यहाँ पर टैक्स कितना है? 1.5 लाख। मैं यहाँ क्यों लिख रहा हूँ? ये करंट ईयर का टैक्स है, करंट ईयर का प्रोविजन फॉर टैक्स 1,50,000। इसका सेटलमेंट इस साल में होगा या अगले साल होगा? तो तब तक इसको कहीं तो रखोगे ना, ये बैलेंस शीट में जाता है बेटा, इसलिए बैलेंस सीडी हो जाता है। तो अब देख लो ये मैच कर गया, एग्जाम में ये मैच कर जाएगा, कहानी खत्म। एडवांस टैक्स में ये बताइए करंट ईयर का कितना था? कितना था? 30, लीजिए कहानी खत्म। 30। मुझे बताइए ये 30,000 भी इस साल एडजस्ट होगा या अगले साल होगा? तब तक ये बैलेंस शीट में आता रहेगा। लीजिए क्वेश्चन ओवर, टॉपिक ओवर, क्लियर। और 10 मार्क्स का एग्जाम में आया हुआ है, ये 2-3 बार, इजी है, ठीक है। चलिए पहले रिलैक्स होकर इसको कंप्लीट करिए। पहले एक पॉइंट लिखिए, 1 पॉइंट जल्दी से। अंडर दिस कॉन्सेप्ट just write 2-3 lines and then copy this. Under this concept we need to adjust. Under this concept we need to adjust provision for tax and advance tax. We need to adjust provision for tax and advance tax appearing in the balance sheet. Next point, the difference arises because tax rules under Income Tax Act
and Companies Act differs. Under Income Tax Act and Companies Act differs. Next point. In the current year, tax of last year is always adjusted. In the current year, tax of last year is always adjusted. Next point. This concept is explained below. ये एग्जाम्पल कॉपी करिए बेटा. ट्रायल बैलेंस 16-17, प्रोविजन फॉर टैक्स 1 lakh, एडवांस टैक्स 70 ब्रैकेट इंक्लूड्स फॉर 16-17 30,000. Net profit is 5 lakh, that is PBT, and tax rate is 30%. Assessing officer has finalized ITR, income tax return of 15-16. Assessing officer has finalized income tax return of 15-16, and tax liability is 55,000. क्वेश्चन कॉपीड? इजी? सब कॉपी बेटा? चलिए करिए कॉपी. लेजर्स 16-17 प्रोविजन फॉर टैक्स, एडवांस टैक्स एंड एसेस टैक्स. कुछ बुक्स में इसको इनकम टैक्स पेबल भी लिखा हुआ है, तो आपकी चॉइस है. इनकम टैक्स पेबल लिख लीजिए, इनकम टैक्स अकाउंट लिख लीजिए, या एसेस टैक्स, चॉइस आपकी. Provision for tax, buy balance BD, to balance CD. हाँ बेटा. 1.5 lakh में वो profit before tax. Yeah बेटा, that is PBT is 1,50,000. That is tax. Tax rate. This is current tax. This is current advance tax. This will go to balance sheet. This will go to balance sheet.
टू एडवांस इट मैडम, ठीक है, टू एडवांस इट कैश टू स्टेटमेंट ऑफ P&L एसपी, ठीक है। डन सबके लिए। सो टुमारो ऑफ कोर्स वी आर मीटिंग एट 1 o'clock, ठीक है। हाफ एन आवर आई विल टेक फॉर दिस, हाफ इसके एक प्रैक्टिस करानी है मुझे भी, ठीक है। जो एग्जाम में क्वेश्चंस आए हैं 2 क्वेश्चंस हैं वो क्लास पे लेने हैं, एंड देन आई विल टेक अ कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन टुमारो, बड़ा सा क्वेश्चन, ठीक है। 1 o'clock, थैंक यू जी।